क्या आप कभी सोचती हैं कि हजारों साल पुरानी कोई किताब जैसे भगवत गीता वो आज के साइंस की कसौटी पर खरी उतर सकती है? हम्म। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि भाई एक 5,000 साल पुराना ग्रंथ जो धर्म और दर्शन से जुड़ा है, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूरोसाइंस, प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी, इन सब पर ऐसी बातें हों जिन्हें विज्ञान आज समझने लगा है। सही बात है। ये कैसे मुमकिन है? हम्म। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश बढ़िया। करेंगे। और देखिए, हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इसी तरफ इशारा करता है, भगवत गीता विज्ञान और जीवन का मार्ग। तो आज कोशिश यही रहेगी कि गीता के ज्ञान और मॉडर्न साइंस की जो खोजें हैं, हाँ, उनके बीच का कनेक्शन देखें। भगवत गीता वो बेसिकली कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच का डायलॉग है, 700 श्लोक। हाँ, वो संवाद। हाँ, संवाद। लेकिन ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। ये लाइफ, ड्यूटी, कॉन्शियसनेस, हमारा मन कैसे काम करता है, इन सब पर है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि बड़ा प्रैक्टिकल है और सरप्राइजिंगली साइंटिफिक भी। सही कहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इसे। सबसे पहले मन की बात करते हैं और खास तौर पर इमोशनल स्टेबिलिटी की। अच्छा। गीता का एक बहुत फेमस कोट है, समत्वम योग उच्यते। मतलब सक्सेस हो या फेलियर, सुख हो या दुख, मन का बैलेंस बनाए रखना, वही असली योग है। आजकल की दुनिया में तो ये बहुत मुश्किल लगता है ना, इतनी अनिश्चितता है। हाँ, बिल्कुल है। तो सवाल ये है कि ये जो हजारों साल पुरानी समत्व की बात है, आज का साइकोलॉजी से कैसे देखता है? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस अब इसे कंफर्म कर रहे हैं। इसी बैलेंस को आज वो कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। अच्छा। या फिर रेजिलियंस, मतलब मुश्किल हालात में भी शांत और फोकस्ड रहने की काबिलियत। हाँ, रेजिलियंस आजकल बहुत सुना है ये वर्ड। हाँ, और इसका साइंटिफिक बेसिस भी है। जब गीता कहती है ना कि डिटैचमेंट रखो, समभाव रखो, तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। कैसे? रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन और इस तरह की जो मेंटल प्रैक्टिस हैं, वो हमारे ब्रेन के एक हिस्से एमिगडाला, हाँ। हाँ, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ये एमिगडाला हमारे दिमाग का वो अलार्म सिस्टम है। अच्छा, जो डर या गुस्से में एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। खतरा महसूस होने पर ये डर, गुस्सा, स्ट्रेस जैसी भावनाएं पैदा करता है। तो गीता का अभ्यास एक तरह से इस अलार्म सिस्टम को शांत करना सिखाता है, ताकि हम भावनाओं में बहने के बजाय ठंडे दिमाग से सोच सकें, रिएक्ट कर सकें। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसका असर हमारी ब्रेन केमिस्ट्री पर होता है। एग्जैक्टली। जैसे हमारे दिमाग का जो इमोशनल कंट्रोल सेंटर है उसे ट्रेन कर रहे हो। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी। मुझे वो सीन याद आता है युद्ध के मैदान वाला। अर्जुन का। हाँ, अर्जुन, जब वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की सोचकर इतने परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड, कि हथियार डाल देते हैं। हाँ, मुंह। बिल्कुल। तब कृष्ण उन्हें गाइड करते हैं कि इमोशन से ऊपर उठो, डर से नहीं, ज्ञान और विवेक से अपना कर्तव्य निभाओ। सही। आज भी तो होता है ना, हम भी ऐसे इमोशनल कश्मकश में फंस जाते हैं। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में। तो गीता का ये जो गाइडेंस है कि डर या अटैचमेंट से नहीं बल्कि क्लियर सोच से फैसला लो, इसका कोई कनेक्शन है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, खासकर प्रेशर में? हाँ, सीधा कनेक्शन है। यहाँ पर कॉग्निटिव साइंस, मतलब वो साइंस जो ये स्टडी करती है कि हम सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं। अच्छा। वो हमें बताती है कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, खासकर डर, चिंता या बहुत लगाव में, तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, वो प्लानिंग, रीजनिंग, सही गलत का फैसला, खुद को कंट्रोल करना, ये सारे जरूरी काम करता है। पर जब हम बहुत भावुक होते हैं, तो वो जो एमिगडाला है ना, इमोशनल सेंटर, हाँ। वो हावी हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल सेंटर की पावर कम हो जाती है। अच्छा, तो फिर दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता। बिल्कुल। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा, थोड़ा पीछे हटो, इमोशंस के तूफान को शांत होने दो, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखो, ज्ञान, और फिर अपने कर्तव्य, धर्म के हिसाब से एक्शन लो। कॉग्निटिव साइंस भी यही कहती है, इमोशन से थोड़ी दूरी बनाओ, प्रॉब्लम पर फोकस करो, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करेगा और आप ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा इफेक्टिव फैसले ले पाओगे। समझ गई। मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, नहीं, उन्हें मैनेज करना सीखना है ताकि हमारी सोचने की ताकत बनी रहे। बिल्कुल सही। ये सलाह तो वाकई रोज की जिंदगी में बहुत काम आ सकती है,
चाहे ऑफिस हो या घर। हालांकि ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता होगा। हाँ, अभ्यास चाहिए। खैर, अब आते हैं गीता के शायद सबसे फेमस सिद्धांत पर, कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनने में बहुत आइडियलिस्टिक लगता है ना? आज की दुनिया में तो सब रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, प्रमोशन, टारगेट्स। सही बात है। ऐसे में फल की इच्छा बिना काम करना, ये कितना प्रैक्टिकल है और क्या इसका प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना है? देखिए, ये सिद्धांत आज शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है और इसका सीधा कनेक्शन है प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस से। अच्छा, वो कैसे? मॉडर्न साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट, हाँ सुना है। ये वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का, आसपास का पता ही नहीं चलता और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई आर्टिस्ट या खिलाड़ी। हाँ, और जिन साइकोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया है, जैसे मिहाई चिक्सिंटमिहाई, ओके। वो बताते हैं कि फ्लो में जाने के लिए एक जरूरी शर्त है अपना पूरा ध्यान काम की प्रोसेस पर लगाना, ना कि उसके रिजल्ट या इनाम पर। अरे, ये तो बिल्कुल कर्मयोग जैसा है। एग्जैक्टली। गीता का कर्मयोग यही तो कहता है, जब आप पूरी कंसंट्रेशन से अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं और फल क्या मिलेगा इसकी चिंता छोड़ देते हैं। तो दो बातें होती हैं। एक, आप फ्लो स्टेट में आसानी से पहुंचते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। सही। और दूसरा, रिजल्ट की अनिश्चितता से जुड़ा जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, वो अपने आप कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। रिजल्ट की चिंता ही तो परफॉर्मेंस खराब करती है कई बार। बिल्कुल। स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि नतीजे पर बहुत ज़्यादा फोकस अक्सर परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा करता है और परफॉर्मेंस गिरा सकता है। हाँ। तो कर्मयोग सिर्फ कोई वैराग्य की बात नहीं है। ये बेस्ट काम करने और चिंता मुक्त रहने का एक साइकोलॉजिकल तरीका भी है। वाह, ये फ्लो स्टेट वाली बात ने तो वाकई आंखें खोल दी। मतलब गीता हजारों साल पहले हमें पीक परफॉर्मेंस का सीक्रेट बता रही थी। कह सकते हैं। काम में डूब जाओ, फल की चिंता छोड़ो। कमाल का नजरिया है। अच्छा, चलिए अब ध्यान और चेतना पर आते हैं। मेडिटेशन, ध्यान योग। हाँ, गीता में इसे मन को कंट्रोल करने और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। आजकल तो खैर मेडिटेशन पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, लोग माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत। लेकिन क्या इसके असर के पीछे सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है या कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ भी है कि ध्यान वाकई हमारे दिमाग और सेहत पर असर डालता है? अब तो बहुत सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ है। पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस ने बहुत तरक्की की है। एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे एफएमआरआई, हाँ, ब्रेन स्कैनिंग। हाँ, उनसे पता चला है कि रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से सचमुच हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में स्थायी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। अच्छा, परमानेंट चेंज? हाँ, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ब्रेन की खुद को बदलने की क्षमता। ओके। जो लोग ध्यान करते हैं उनके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा है, उसमें एक्टिविटी बढ़ती हुई पाई गई है। और एमिगडेला, जो स्ट्रेस और डर वाला सेंटर है, उसकी एक्टिविटी कम होती है। तो इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बेहतर होती है। बिल्कुल, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, स्ट्रेस झेलने की क्षमता बढ़ती है। ये तो बहुत फायदे हैं। हाँ, और यहाँ एक और गहरा पहलू है जिसका जिक्र सोर्स में भी है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स? ध्यान और क्वांटम फिजिक्स? हाँ, कुछ सिद्धांत हैं जो इशारे करते हैं कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला मन या चेतना, वो रियलिटी को प्रभावित कर सकता है। क्या मतलब? मतलब ये आइडिया कि हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना की अवस्था है, वो शायद बाहरी दुनिया को शेप देने में रोल प्ले कर सकती है। ओह, ये कहीं ना कहीं गीता की जो चेतना के बारे में गहरी टीचिंग्स हैं उनसे मेल खाता है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, साइंस अभी से पूरी तरह समझा नहीं है। हाँ, समझ सकते हो। पर ये कनेक्शन सोचने पर मजबूर करता है। क्वांटम फिजिक्स और चेतना का कनेक्शन, ये तो वाकई बहुत गहरा और मिस्टीरियस लगता है। इस पर तो शायद अलग से ही बात करनी पड़ेगी कभी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान के फायदे अब साइंटिफिकली प्रूवन है और ये हमारे दिमाग को बेहतर काम करने के लिए रीवायर कर सकता है। सही। ठीक है, अब आखिरी मुद्दे पर आते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और फिजिकल हेल्थ। हमें डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस और इनर पीस बनाए रखने के तरीके सिखाती हैं। जी। तो क्या इन मेंटल प्रैक्टिसेस का हमारी बॉडी पर, फिजिकल हेल्थ पर भी कोई सीधा मेजरेबल असर पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है।
ये सिर्फ मेंटल या इमोशनल रिलीफ की बात नहीं है, इसके सॉलिड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिन्हें मेडिकल रिसर्च ने बार बार दिखाया है। अच्छा, जैसे कि देखिए, जब हम गीता में सिखाई गई डिटैचमेंट, समभाव, एक्सेप्टेंस, इन मानसिक अवस्थाओं को माइंडफुलनेस और ध्यान की रेगुलर प्रैक्टिस से जोड़ते हैं, हाँ, तो ये हमारे शरीर का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है उसे सीधे तौर पर शांत करता है। ओके। रिसर्च बताती है कि इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, फिर हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, हाँ स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसे। हाँ, कॉर्टिसोल। लंबे समय तक स्ट्रेस रहने पर इसका लेवल बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं। ध्यान और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में इफेक्टिव पाई गई हैं। ये तो बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज ये भी इशारा करती हैं कि मेंटल पीस और कम स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, इम्यून सिस्टम, उसे भी मजबूत बना सकते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर लड़ पाता है। कमाल है। तो एक तरह से गीता की ये शिक्षाएं सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक पावरफुल टूल भी है। ये तो वाकई अद्भुत है कि मन की शांति का सीधा असर हमारे ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स, यहाँ तक कि इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, तो ये समझ में आता है कि भगवद गीता सिर्फ कोई प्राचीन धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, नहीं, बल्कि ये मॉडर्न लाइफ के लिए एक तरह के साइंटिफिक लाइफ मैनुअल है। साइंस बेस्ड गाइड। हाँ, कह सकते हैं। हमने देखा कि इसके सिद्धांत इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से जुड़ते हैं, सही। डिसीजन मेकिंग के लिए कॉग्निटिव साइंस से, प्रोडक्टिविटी के लिए फ्लो स्टेट से, चेतना की समझ क्वांटम फिजिक्स के आइडिया से मिलती है, और हेल्थ के लिए तो इसके सॉलिड मेडिकल फायदे हैं। ये सब जानकर इस पुराने ज्ञान को देखने का नजरिया कैसे बदलता है? मेरा मानना है कि ये नजरिया काफी बदलता है। ये हमें दिखाता है कि हजारों साल पहले जो बातें कही गईं वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट और पावरफुल हैं, शायद आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में और भी ज्यादा। हाँ, ये बात तो है। ये हमें समझने में मदद करता है कि मॉडर्न साइंस जिन चीजों को अब खोज रहा है या प्रूव कर रहा है, उनका सार हमारी अपनी प्राचीन परंपराओं में पहले से मौजूद था। गीता की शिक्षाएं हमें आज की चुनौतियों जैसे स्ट्रेस, कंफ्यूजन, फोकस की कमी, इमोशनल उथल-पुथल, इनसे निपटने के लिए ठोस प्रैक्टिकल और अब साइंटिफिकली बैक्ड टूल्स देती हैं। बिल्कुल। ये प्राचीन ज्ञान और आज की साइंटिफिक समझ के बीच एक शानदार तालमेल है। यह हमें एक तरह से भरोसा दिलाता है कि ह्यूमन नेचर और जीने के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो समय के साथ बदलती नहीं है। सही बात है। और उन्हें समझने के सदियों पुराने तरीके आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, ज्यादा बैलेंस्ड, फोकस्ड और शांत जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जानना सुकून देता है कि इन शिक्षाओं की जड़ें इतनी गहरी और लॉजिकल हैं। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव और अब साइंस से भी समर्थित है। सही कहा। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, चेतना की ये जो गहरी समझ है जिसे गीता सामने लाती है और जिसकी झलक अब मॉडर्न साइंस को भी मिल रही है, कि हमारा इनर वर्ल्ड बाहरी दुनिया से जुड़ा है, हमारा मन रियलिटी को प्रभावित कर सकता है। अगर हम जिस समझ को सच में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने कामों में, तो ये हमारी पर्सनल लाइफ और शायद हमारे आसपास की दुनिया को किस हद तक बदल सकती है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है, जो इन स्रोतों से उभरता है। सोचने लायक बात है।